देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो लीनियर इनइक्वालिटीज का हम लोग का कुछ क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है। यहाँ पर तो ये लास्ट 15 मिनट्स में बोल देंगे, ठीक है। तब तक देखते हैं अगर बाकी लोग ज्वाइन कर पाते हैं तो, ठीक है। काफी लोग का कॉलेज वॉलेज का इशू है, इसीलिए शायद नहीं कर पा रहे। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको लास्ट में ले लेंगे ताकि जिन्होंने क्लास किया हुआ है उनको भी ठीक लगे। और यहाँ पर हम लोग जो है दूसरा एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला वैसे भी आज स्टार्ट करने ही वाले थे हम लोग, क्योंकि इसमें तो ज्यादा कुछ बचा नहीं था, ठीक है। तो ये लास्ट में 15 मिनट्स में बता देंगे। तब तक हम लोग ये नया टॉपिक जो है ये कर लेते हैं। देखो नया टॉपिक क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सिर्फ नया नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगभग ये 2 पेज रख देते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मोर देन 10 मार्क्स आता है, ठीक है। मोर देन 10 मार्क्स इससे आता है क्वेश्चन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, अगर नाम ऐसे नहीं भी सुना हो तो, लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चंस इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत सारा किया है, ठीक है। जैसे कि मान लो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये जब हम लोग छोटे रहते तब भी हम लोगों ने इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन किया है। अभी हम लोग इसको थोड़ा नए तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, इंटरेस्ट वगैरह क्यों होता है नहीं होता है, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या बोल रहा है कि लोग तो अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो है अर्निंग तो कर लेते हैं, बट सेविंग्स सबको ही नहीं कर पाते, ठीक है। सेविंग सबको ही नहीं कर पाते क्योंकि डेली का जो है फैमिली का खर्चा जो है, इसके अलावा भी अगर हमें कुछ खर्चा करना हो तो वो हम लोग सेविंग्स वगैरह से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है। देखो पीपल अर्न मनी फॉर स्पेंडिंग इट ऑन हाउसिंग। नॉर्मली लोगों का पहला टारगेट ये रहता है कि रोटी कपड़ा मकान, है ना। और ये देखो हाउसिंग, फूड क्लोथिंग, अगर ये सब होगा तब आगे जाके एडुकेशन, फिर एंटरटेनमेंट, ये सब। समटाइम्स एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हैव आल्सो टू बी मेट विथ, ठीक है। कभी कभी हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की भी जरूरत होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर माइट बी ए मैरिज इन द फैमिली। अगर घर पे कोई मैरिज फंक्शन है, वन में वन टू बाई हाउस, किसी को घर खरीदना है, एक्स्ट्रा खर्चा, ठीक है। वन में वन टू सेट अप हिज और हर बिजनेस, किसी को बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। वन में वन टू बाई ए कार एंड सो ऑन, किसी को गाड़ी खरीदना है, ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा, मतलब डेली के जो नेसेसिटी होता है उससे कुछ अलग। सम पीपल कैन मैनेज टू पुट असाइड सम मनी। कुछ लोग होते हैं कि वो अपना जो अर्निंग है उसे मैनेज कर पाते हैं, कुछ सेट असाइड करके, मतलब सेविंग्स वगैरह करके रख सकते हैं। जैसे बैंक वगैरह में नॉर्मली लोगों का टेंडेंसी ये होता है कि मतलब स्टार्टिंग से, अभी तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए, यहाँ इन्वेस्ट करो, शेयर में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड वगैरह, जिनको समझ में आता है वो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बैंक जो है वो काफी पॉपुलर है ये सब मामले में, कि हम लोग बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट वगैरह ओपन करके रख सकते हैं। तो सम पीपल कैन मैनेज टू पुट असाइड सम मनी फॉर सच एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, ताकि अगर कभी भी फ्यूचर में किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर हमारे सामने आ जाए तो हम लोग उसको मतलब उसको फेस कर पाए, ठीक है। बट मोस्ट पीपल हैव टू बोरो मनी फॉर सच कंटिजेंसीज। बट सारे मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि जब ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आ जाता है या एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो अगर ऐसे एक्सपेंडिचर आ जाते हैं ना, तो उनको क्या करना पड़ता है, मनी बोरो यानी उधार लेना पड़ता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर दे कैन बोरो मनी, तो कहाँ से पैसा उधार लेंगे। तो पैसा जो है देखो, हम लोग अपने रिलेटिव से ले सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं, या बैंक से ले सकते हैं। देखो अब रिलेटिव फ्रेंड से लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट देना पड़े, अब डिपेंड करता है कि कैसा फ्रेंड है हमारा, ठीक है। हो सकता है कि वो इंटरेस्ट भी मांग रहा है, अब वो तो डिपेंड करता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, देखो मनी कैन बी बोरोड फ्रॉम फ्रेंड और मनी लेंडर्स और बैंक। तो दोस्तों से उधार ले सकते हैं, कोई मनी लेंडर्स है उनसे ले सकते हैं, जो मनी लेंडर होते हैं वो नॉर्मली इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। या फिर किसी बैंक से हम लोग उधार ले सकते हैं। इफ यू कैन अरेंज ए लोन फ्रॉम योर फ्रेंड इट माइट बी इंटरेस्ट फ्री, मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है फ्रेंडशिप हमारा क्या है, ठीक है, किस तरह का है, तो क्या वो इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा। बट इफ यू बोरो मनी फ्रॉम लेंडर्स और बैंक यू विल हैव टू पे सम चार्ज पीरियोडिकली फॉर यूजिंग मनी और मनी लेंडर्स और बैंक। अगर हम लोग कोई मनी लेंडर्स जो मनी लेंडिंग का काम करते हैं, या फिर कोई बैंक से हम लोग ले रहे हैं, तो बैंक
क्यों बनाया गया था, बैंक का काम क्या है? अब देखो, बैंक में हम लोग अपना पैसा रखते हैं, ठीक है, बैंक में हम लोग अपना पैसा रखते हैं, बैंक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हमें देता है, ठीक है, जैसे सेविंग्स में तो बहुत ही कम देता है, बहुत कम अमाउंट देता है, ठीक है, मेनली एफडी वगैरह में देता है, ठीक है। तो एफडी वगैरह अगर बैंक में करोगे तो बैंक क्या करेगा, मान लो एक 10,000 का एफडी कर दिए, तो अगर वो मान लो हम लोग 2 साल बाद उस एफडी को 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें हमें 12,000 मिल गया, तो बैंक ने हमें 2,000 रिटर्न दिया। अब बैंक ने क्या किया, हमारे लिए तो अर्निंग हो गया 2,000, बट बैंक को कहाँ से मिला 2,000? बैंक को भी तो कुछ करना पड़ेगा, वो 10,000 के बिहाफ में 12,000 दे रहा है, तो भाई 2,000 उसके पास कहाँ से आया होगा? तो बैंक, जैसे बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं एज ए कस्टमर, तो बैंक के पास हम लोग एक कस्टमर हो गए जो बैंक में अपना एफडी बना रखा है या फिर सेविंग्स अकाउंट बना रखा है, सेविंग्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन बैंक के पास ऐसे भी कस्टमर है जो पैसा उधार लेने आते हैं, क्योंकि बैंक को बनाया गया है पैसा उधार लेने के लिए, लोगों का पैसा रखने के लिए, सेफ कस्टडी होता है, ठीक है। तो बैंक जो है लोगों को पैसा उधार भी देती है, तो जब उधार देती है, अगर 10,000 उधार देती है फॉर एग्जाम्पल, इसको सिमिलर करने के लिए हम बोल रहे हैं, तो 12,000 रिटर्न में लेती है। अगर बैंक ने किसी को 10,000 का लोन दिया, मान लो 1 ईयर बाद बैंक उससे 12,000 एक्चुअली पूरा अमाउंट में नहीं लेती, हाँ टर्म लोन में भी हो सकता है, ईएमआई लेते रहती है। मान लो कि 10,000 बैंक ने, एग्जाम्पल है ये, 10,000 जो है बैंक से किसी ने बोरो किया और 1 ईयर बाद 12,000 रिटर्न किया, तो बैंक का ये अर्निंग हो गया 2,000, और इसको 2,000 दे दिया, तो क्या ये न्यूट्रल हो जाएगा? ये तो एक एग्जाम्पल है, न्यूट्रल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बैंक के पास क्या होता है ना, बैंक एक्चुअली लोन में इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है, मुझे ये 14 दिखाना चाहिए, ठीक है, लोन का इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है, तो 14,000 रिटर्न लेगा और इस तरह से अर्निंग करेगा। अब जिन्होंने एफडी सेविंग्स वगैरह कर रखा है उनको क्या है, दे देगा। इसके अलावा बैंक का अर्निंग क्या होता है पता है? बैंक का अर्निंग होता है, जैसे मान लो कि हम लोगों ने कोई डीडी कर लिया, ठीक है, या फिर हम लोगों ने कोई जो है बैंक के एटीएम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, चेक बुक ले रहे हैं, तो ये सब का ना बैंक एक चार्जेस काटते रहता है। तो बैंक का अलग अलग तरीके का अर्निंग होता है, ये सब छोटा छोटा अर्निंग है। मेन अर्निंग होता है ये बोरोइंग वाला, ठीक है, बोरो, लोगों को पैसा उधार देना बैंक का सबसे बड़ा अर्निंग होता है। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब पढ़ोगे तो बैंक में हम लोग बिल्स को डिस्काउंट करवा सकते हैं, तो उसमें भी बैंक का एक अर्निंग होता है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बैंक के थ्रू से अगर हम लोग काट, क्योंकि बैंक के थ्रू से ही करना पड़ता है, तो बैंक वहां भी एक अपना चार्जेस काटता है। तो बैंक का इस तरह से बैंक जो है चलता है, बैंक का बिजनेस है ये, ठीक है। तो चार्ज पीरियोडिकल फॉर यूजिंग मनी और मनी लेंडर्स और बैंक, तो अगर किसी मनी लेंडर से या बैंक से हम लोग उधार लेंगे तो वो हमारे से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, दिस चार्ज इज कॉल्ड इंटरेस्ट, इसी चार्ज को बोला जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो, let us take another view. People earn money for satisfying their various need as discussed above. After satisfying those needs, some people may have some savings, ठीक है। अगर लोगों का जो भी नीड्स है, नीड्स मतलब क्या, जिसके बिना हम लोग चल नहीं सकते, जैसे देखो एक हमारे लिए घर एक चाहिए होता है, ठीक है, और हमारे लिए खाना चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, आफ्टर दैट हमें एडुकेशन वगैरह ये सब चाहिए, तो ये सब नीड है, इसके बिना हम लोग चल नहीं सकते, ठीक है। तो नीड पूरा करने के बाद भी अगर किसी के पास कोई पैसा बच जाता है तो वो क्या करेगा, वो सेव करना चाहेगा, सेविंग्स करना चाहेगा, अगर वो प्रॉपर मैनेज कर सकता है तो। पीपल में इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन डिवेंचर, पीपल जो है कंपनी का डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब डिवेंचर खरीद सकते हैं, और लेन टू अदर पर्सन और सिंपली डिपॉजिट इनटू बैंक, जो सेविंग्स हुआ उसमें सिंपल बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी और को उधार दे के वहां से इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, कोई कंपनी का शेयर डिवेंचर वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। इन दिस वे दे आर इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, इस तरह से पब्लिक भी क्या कर सकती है, अपने अर्निंग पे इंटरेस्ट अर्न कर सकती है। जैसे एफडी कर दिया तो बैंक कुछ रिटर्न दे देगा, कोई बॉन्ड वगैरह खरीद लिया तो बॉन्ड जब मैच्योर होगा तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, गोल्ड बॉन्ड होता है, शेयर होता है, सिक्योरिटी शेयर सिक्योरिटीज होता है, डिवेंचर्स होता है। तो इस तरह से लोग अपना एक्स्ट्रा पैसा को कहीं इन्वेस्ट करके वहां से कुछ रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि देखो जो पैसा बच गया उसको सिर्फ अगर हम लोग अपने पास रख देंगे तो वो कभी बढ़ेगा नहीं, एटलीस्ट बैंक पे रखोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बाकी थोड़ा जो है शेयर वगैरह जो है वो समझ के लेना जरूरी होता है, वहां थोड़ा एक रिस्क फैक्टर काम करता है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर जैसा है वहां रिटर्न भी ज्यादा होता है, लेकिन बैंक में रिटर्न उतना नहीं होता है बट रिस्क बहुत ही कम होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द टर्म इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें सभी ने सुना होगा, ठीक है। इंटरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्राइस पेड बाय ए बोरोअर
फॉर द यूज ऑफ लेंडर्स मनी। तो जिसने पैसा दिया है उसका पैसे को यूज करने के लिए जब हम लोग जो बोरोअर है उसको क्या देना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। वी विल नो मोर अबाउट इंटरेस्ट एंड अदर रिलेटेड टर्म्स लेटर। अब हम लोग इंटरेस्ट और बाकी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है, देखो इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है, इसका रीजन देखो। इंटरेस्ट वगैरह तो हम लोगों ने सुना होगा, बट इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है? पहला पॉइंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि फ्यूचर जो है फ्यूचर प्राइस टाइम का, सॉरी फ्यूचर रिसिप्ट और जो करंट रिसिप्ट है उसमें एक डिफरेंस होता है। जैसे मान लो किसी के पास एक फ्लैट है, ठीक है, किसी का एक फ्लैट है, वो सेल करना चाहता है आज, ठीक है। आज अगर वो सेल करना चाहते हैं, वो फ्लैट 30 लाख में बिकेगा, या फिर फ्लैट नहीं, थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक लैंड है किसी का, ठीक है, वो लैंड मान लो बिक जाएगा 10 लाख में। लैंड का जो एरिया है वो 10 लाख में बिकेगा आज बेचने से। आफ्टर अगर इसी को हम लोग 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स सेल करना चाहेंगे तो वही लैंड बिक जाएगा 15 लाख में। 15 थोड़ा ज्यादा हो गया, 12 लाख में, ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगता है हम कुछ दिन बाद बेचेंगे, मुझे और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन सोचो, ये जो 10 लाख आया, इसका जो वैल्यू है बिफोर 5 इयर्स, मतलब आज, आज के डेट पे, ठीक है, आज के डेट पे, ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया फ्यूचर, ठीक है, ये हो गया फ्यूचर। गुड इवनिंग सोना। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट किए हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोला, जस्ट यही वाला पॉइंट स्टार्ट किए हैं कि हम लोग का ये इंटरेस्ट क्यों पे किया जाता है उसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं। तो देखो ये यहाँ पर जो बोल रहा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बात क्या आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया, किसी का एक लैंड है जिसका प्राइस है आज के डेट पे सेल करने से 20 लाख, ये है 2022, ठीक है। आफ्टर मान लो 2 इयर्स सेल कर, आफ्टर 2 इयर्स ये 12 लाख में सेल हो जाएगा, ठीक है। 2 इयर्स मतलब 2024 में, ठीक है। तो ये 12 लाख मिलेगा। अब किसी को ऐसा लग रहा है कि हम अभी नहीं, हम 2 साल बाद बेचेंगे तो मुझे 12 लाख मिलेगा, मेरा ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 10 लाख से, अगर मान लो इसने इसने कुछ एक सोच रखा है कि हम 10 लाख से एक कार खरीदेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसने सोचा ये लैंड को बेच देंगे, 10 लाख से हम एक कार खरीदेंगे, ठीक है। तो अगर ये 10 लाख का कार नहीं खरीद के ये सोच रहा है हम 2 साल बाद बेचेंगे, एंड तब मुझे अगर 12 लाख मिल जाएगा तो हम 10 लाख से कार खरीद लेंगे, बाकी 2 लाख हमारे पास रख लेंगे, अपने पास रख लेंगे। लेकिन क्या होगा पता है, 2 इयर्स बाद गाड़ी का दाम भी तो बढ़ेगा, गाड़ी का, क्योंकि हर एक चीज का प्राइस क्या है, बढ़ता है, ठीक है। मतलब डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करके हर एक चीज का प्राइस अप एंड डाउन होता है, हमेशा जरूरी नहीं कि गाड़ी का प्राइस बढ़ेगा ही, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहां पर गाड़ी का प्राइस कम भी हो जाता है। एक बार मान लो कि अगर बढ़ जाता है, या फिर ऐसे ही मान लो कि 10 लाख का जो वैल्यू है आज के डेट पे, वो वैल्यू 12 लाख का हो जाएगा फ्यूचर में। मतलब और भी सिंपल अगर एग्जांपल दे, आज अगर हमारे पास 10 रुपीज है, ठीक है, इससे अगर मान लो तुम लोग एक पेन ले सकते हो, और यही पेन मान लो 2 साल बाद आफ्टर 2 इयर्स लेने जाओगे तो 12 रुपीज लग सकता है, लगेगा ही, प्राइस बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन ही चलता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे इंडिया जैसे कंट्री में इन्फ्लेशन चलता है क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। डिमांड बहुत है, सप्लाई उतना नहीं है, ठीक है। और इन्फ्लेशन तो बहुत सारे रीजन से आता है, जैसे मान लो कि अच्छा जो है क्या बोले, रेन वगैरह अच्छा नहीं हुआ, इसके वजह से क्या हो सकता है, वेजिटेबल्स वगैरह का जो है प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ, या फिर मान लो कुछ मशीन्स वगैरह खरीदना था इंडस्ट्रीज को, वो खरीद नहीं पाए, तो जिस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है वो स्लो चल रहा है। अगर स्लो चल रहा है तो फिर उसमें हमारा क्या है, डिमांड सप्लाई जो है वो मैचअप नहीं हो पा रहा है, तो चीजों का दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे देखो मतलब क्या होता है, हर अलग अलग रीजन से क्या हो सकता है ना, जैसे मान लो कोरोना एक सडन सिचुएशन गया है, इस वजह से भी बहुत इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत लॉसेस हुआ है, ठीक है। तो वही चीज, तो हमें ये लगता है कि आज 10 लाख मिलेगा, नेक्स्ट 2 साल बाद बेचेंगे 12 लाख मिलेगा, लेकिन वैल्यू ना 2 साल पहले आज के डेट पे 10 लाख का जो वैल्यू है, 2 साल बाद वो 12 लाख ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। ये 10 और ये 12 देखने में ऐसा लग रहा है, देखो वही पेन मिलेगा लेकिन 12 रुपीज में मिलेगा, ठीक है, वही पेन मिलेगा लेकिन 12 रुपीज में। तो ऐसा हम लोग मतलब अगर हम लोग सोचे कि बाद में बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ये गलत
बात है, ठीक है, क्योंकि आज 10 लाख का जो वैल्यू है आफ्टर 2 इयर्स भी 12 लाख का वैल्यू उतना ही होगा, ठीक है। 12 लाख से वही चीज खरीद पाएंगे जो आज के डेट पे 10 लाख पे खरीद पाएंगे। इसीलिए हम लोग मतलब फ्यूचर रिसिप्ट और ये देखो फ्यूचर रिसिप्ट और करंट रिसिप्ट, तो लोग करंट रिसिप्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ए यूनिटी ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब 1 रुपए का वैल्यू, 1 रुपीज का वैल्यू हर एक टाइम पीरियड पे अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अगर घर पे कोई ओल्ड पीपल है तो उनसे पूछो तो वो लोग बोलेंगे हमारा तो 10 रुपए में क्या, हमारा 1 रुपए में ही बहुत सारा चीज हो जाता था, ठीक है। 1 रुपए में हम लोग 2-3 चॉकलेट खरीद पाते थे। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा बोले आज के डेट पे तो हम लोग तो बोलेंगे 1 रुपए में एक भी चॉकलेट नहीं होगा, तो 1 रुपए में 2-3 चॉकलेट कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तब 1 रुपए का वैल्यू कुछ अलग था और आज के डेट पे 1 रुपए का वैल्यू लगभग कुछ नहीं है, ऐसा ही बोल सकते हो। मतलब उतना वैल्यू नहीं रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपैक्टफुल होता है इन्फ्लेशन के वजह से, ठीक है। तो कभी 1 रुपए का वैल्यू जितना है वो हर टाइम टू टाइम वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर, जो हम लोग फ्यूचर में रिसीव करेंगे, इज लेस वैल्यूएबल देन इट इज टुडे। आज से वो लेस वैल्यूएबल होगा, मतलब लग रहा है कि 2 साल बाद 12 लाख मिलेगा, लेकिन वो आज के 10 लाख से इक्विवेलेंट ही है। इन अदर वर्ड्स द प्रेजेंट वर्थ ऑफ मनी रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम्स विल बी लेस देन ए मनी रिसीव्ड टुडे। तो बोल रहे हैं कि प्रेजेंट वर्थ ऑफ मनी रिसीव्ड, आज जो पैसा मिलेगा आफ्टर सम टाइम विल बी लेस देन ए मनी रिसीव्ड टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि मनी का जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, रिसिप्ट जो मतलब जो पैसा आज रिसिप्ट हो रहा है, यानी प्रेजेंट प्रेजेंट में जो पैसा हमें रिसिप्ट हो रहा है उसका जो वैल्यू है कुछ दिन बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगा, आज से वो कम हो जाएगा। मतलब अगर आज किसी के पास 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख है, तो मान लो 5 साल बाद वो 10 लाख का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। एक टाइम था कि लोगों को 1 लाख मतलब बहुत ज्यादा लगता था, लाख रुपए, लेकिन अभी तो लाख रुपए भी कुछ बड़ा बात नहीं है। Since a money received today has more value, rational investor would prefer current receipt to further receipt। क्योंकि money received today, आज हमें कितना पैसा मिल रहा है वो more valuable होता है देन future receipt, ठीक है। इसीलिए जो rational investor है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है, रैशनलिस्ट है, ठीक है, रैशनल इन्वेस्टर है, वो यही प्रेफर करते हैं कि हमें जो भी मिलना है आज मिल जाए, फ्यूचर में नहीं, आज मिल जाए। जैसे मान लो कोई कंपनी जो है क्रेडिट पे प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है, क्रेडिट पे बेचती है, तो उसने ऐसा बोल रखा है कि 3 मंथ्स बाद भी पेमेंट करोगे तो ठीक है। लेकिन कंपनी ना उन सारे कस्टमर को ज्यादा प्रेफर करेगी जो कैश में पेमेंट करके चले जाएंगे, जितना जल्दी पेमेंट करेंगे उनको ज्यादा प्रेफर करेगी, ठीक है। तो क्योंकि एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होता है इसमें, और दूसरा रीजन भी होता है कि कंपनी के पास पैसा वगैरह रहेगा तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो इफ दे पोस्टपोन देयर रिसिप्ट दे विल सर्टेनली चार्ज सम मनी दैट इज इंटरेस्ट। तो अगर कोई अपना जो मतलब पेमेंट है, ठीक है, तो वो अगर पेमेंट जो है वो देरी में मिलेगा, या फिर अगर हम लोग जो मनी लेंडर है उनके तरफ से बोले कि इफ दे पोस्टपोन देयर रिसिप्ट, अगर रिसिप्ट जो पैसा मिलने वाला है वो अगर कुछ दिन बाद देंगे, जैसे मान लो एक कस्टमर है वो अभी पैसा दे देगा प्रोडक्ट का, ठीक है, तो अभी अगर अभी पैसा दे देगा तो उसे हम लोग कुछ कैश डिस्काउंट भी देंगे। लेकिन अगर कोई बोलेगा हम लेके जा रहे हैं लेकिन 3 मंथ्स बाद देंगे ना, तो उसका चार्जेस कंपनी ज्यादा ले लेगी, ठीक है, डिस्काउंट तो दूर का बात है, उससे पेमेंट ज्यादा ले लेगी, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। मान लो इंस्टेंट कुछ खरीदोगे, मान लो एक जो है एक ड्रेस खरीद लिया 500 रुपीज का, ठीक है, तो अगर इंस्टेंट पैसा देंगे ना तो हो सकता है कि वो हमसे 490 ही ले ले, ठीक है, या फिर मान लो 450 ले ले। लेकिन जो बोलेगा हम बाद में देंगे, लिख लीजिए, ठीक है, मतलब क्रेडिट लिख लीजिए हम बाद में देंगे। अगर मान लो वो दुकानदार क्रेडिट देता है, वो बोला ठीक है हम 3 मंथ्स बाद दे देंगे, तो वो बोलेगा ठीक है, तो वो बोलेगा ही नहीं 500 है, ठीक है, वो बोलेगा 550, ठीक है, 550 दे दीजिए। क्यों? 3 मंथ्स बाद देगा तो वो अपना पैसा जोड़ेगा ना, क्योंकि आज 500 मिलता, उसका जो वैल्यू होता 3 मंथ्स बाद तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो चलता रह रहा है, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्यों इंटरेस्ट मिलता है ये हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट रिसिप्ट भी होता है, पेड भी होता है, यहाँ इंटरेस्ट पेड बोला है, रिसिप्ट पेड दोनों होगा ना, क्योंकि एक पार्टी पैसा, जैसे मान लो बैंक में हम लोग पैसा रखेंगे, अगर हम लोग एफडी करते बैंक में तो बैंक हमें इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है, अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो हम लोग बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे। अब इंटरेस्ट पेड हो या रिसिप्ट, किसी के
तरफ से भी सोचो, क्यों चार्ज होता है वो बताया जा रहा है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी का टाइम के साथ साथ वैल्यू जो है वो कम होते जाता है, इसीलिए इक्विवेलेंट करने के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, देखो जो लेंडर है, ठीक है, उसके पास चॉइस रहता है बिटवीन यूजिंग हिज मनी इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। मान लो कोई मनी लेंडर है, ठीक है, वो पैसा अगर मतलब लोगों को उधार नहीं देके कुछ और भी कर सकता था, उस पैसे को वो बैंक में भी रख सकता था, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता था, किसी डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकता था, मतलब उसके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था कि वो अपना एक्सेस मतलब सरप्लस कैश को क्या करे, ठीक है, उसके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। तो एक ऑप्शन अवेल करने का मतलब है दूसरा ऑप्शन नहीं लेना, ठीक है, एक ऑप्शन लेने का मतलब है दूसरा ऑप्शन नहीं लेना, दैट इज होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो हम लोग नहीं अवेल कर पा रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, वही चीज देखो, द लेंडर हैज चॉइस बिटवीन यूजिंग हिज मनी इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, इफ ही चूजेस वन ही फॉरगोज द रिटर्न फ्रॉम ऑल अदर्स, ठीक है, अगर कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है तो बाकी सबसे रिटर्न भूल जाओ। जैसे देखो तुम लोग 10th के बाद क्या होता है, 3 स्ट्रीम होता है, आर्ट साइंस कॉमर्स, ठीक है, तो कोई अगर मान लो कॉमर्स चूज कर रहा है तो वो बाकी 2 स्ट्रीम जो है उसका जो अपॉर्चुनिटी है वो उसे फॉरगो कर रहा है, ठीक है, इस तरह से हो गया। इन अदर वर्ड्स लेंडिंग इनकर्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लेंड मनी, या फिर अलग तरीके से अगर इसे बोला जाए तो लेंडिंग इनकर्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू पॉसिबल ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द लेंड मनी, ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है कि आपने क्या किया, बैंक में एफडी किया, आप अगर आप बैंक में एफडी नहीं करते तो आप कुछ और कर सकते थे, ठीक है, तो इसीलिए बैंक आपको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यही होता है, अगर हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम डिवेंचर में नहीं कर रहे, ठीक है, अगर हम डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम बॉन्ड में नहीं कर रहे, मतलब कोई एक ऑप्शन लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमें जो है फॉरगो करना पड़ता है, और इसके वजह से हमें कंपेंसेशन दिया जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर दूसरा और एक पॉइंट करके दिया है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मोस्ट इकोनॉमीज जनरली एग्जिबिट इन्फ्लेशन, हर मतलब दो चार मतलब मैक्सिमम कंट्रीज में क्या होता है, इन्फ्लेशन लगता है, डेनमार्क वगैरह में नहीं लगता क्योंकि वहां पर जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, डिमांड सप्लाई जो है वो ठीक रहता है, इस वजह से उतना इन्फ्लेशन नहीं देखने को मिलता है मोस्ट, लेकिन मैक्सिमम इकोनॉमीज में दिखता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है, महंगाई, ठीक है, आज कोई चीज अगर 10 रुपए किलो में मिल रहा है, कुछ दिन बाद वही 12 रुपए किलो में मिल रहा है। ड्यू टू इन्फ्लेशन ए गिवन अमाउंट ऑफ मनी बाइज फ्यूअर गुड्स इन द फ्यूचर देन इट विल नाउ, ठीक है, इससे क्या होता है, जो पैसा हमारे पास है, ठीक है, जिससे हम लोग कुछ गुड्स खरीद सकते हैं, फ्यूचर में उससे कम खरीद पाएंगे। ड्यू टू इन्फ्लेशन ए गिवन अमाउंट ऑफ मनी बाइज फ्यूअर गुड्स इन द फ्यूचर, फ्यूचर में उससे कम गुड्स खरीद पाएंगे। द बोरोवर नीड्स टू कंपेंसेट द लेंडर फॉर दिस, इसीलिए क्योंकि इन्फ्लेशन होगा तो मैंने बैंक में पैसा रखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो बैंक अगर मुझे 100 रुपीज रखने पे 100 ही रिटर्न देगा तो हम बैंक में क्यों रखे, नहीं, अगर मुझे कुछ रिटर्न देगा तभी रखेंगे। अब बैंक क्यों रिटर्न देगा, क्योंकि बैंक को ये सारा कैलकुलेशन पता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, इन्फ्लेशन होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, इसलिए बैंक देगी इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक क्यों, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देती है, ठीक है, अब सबका अलग अलग रेट होता है, बैंकों में भी अलग अलग रेट होता है, ठीक है, या फिर मतलब अलग अलग तरह का एफडी भी होता है, एफडी में भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, आजकल पोस्ट ऑफिस में रखोगे तो वहां पहले भी था रिटर्न, अभी काफी अच्छा खासा रिटर्न दिया जाता है, तो अलग अलग रिटर्न होता है, अलग अलग स्कीम होता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और क्यों इंटरेस्ट दिया जाता है, देखो पीपल प्रेफर टू हैव देयर रिसोर्सेज अवेलेबल इन फॉर्म दैट कैन बी इमीडिएटली बी कन्वर्टेड इनटू कैश रादर देन ए फॉर्म दैट टेक्स टाइम और मनी टू रियलाइज। क्या होता है कि इंटरेस्ट इसीलिए दिया जाता है, इंटरेस्ट एज अ कैश दिया जाता है, ठीक है। अब देखो सभी को ना आज के डेट पे क्या होता है, सभी को लिक्विड पसंद होता है रिसोर्सेज, क्यों, कैश अगर रहेगा, कैश को हम लोग किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश से लैंड खरीद लो, कैश से बिल्डिंग खरीद लो अगर नेसेसरी है, ठीक है, कैश से लैपटॉप खरीद लो, कैश से बुक खरीद लो, लेकिन अगर हमारे पास कुछ फिक्स्ड एसेट है तो उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इजीली, तो इसीलिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस के वजह से जो एक्स्ट्रा कंपेंसेशन होता है वो इंटरेस्ट के तौर पे, कैश के तौर पे होता है, ठीक है। तो पीपल रेफर टू हैव देयर रिसोर्सेज अवेलेबल इन ए फॉर्म दैट कैन बी इमीडिएटली बी कन्वर्टेड इनटू कैश रादर देन ए फॉर्म दैट टेक्स टाइम और
मनी टू रियलाइज, ठीक है। ऐसा कोई टर्म अगर हो जिससे पैसा रियलाइज करना मुश्किल हो, जैसे अगर आज किसी को पैसे का जरूरत है और उसके पास लिक्विड कैश नहीं है, बट उसके पास एक लैंड है, लेकिन लैंड उतना जल्दी से सेल नहीं होगा, लोगों को दिखाया जाएगा, फिर लोग देखेंगे, कोई उसमें से पसंद करेगा, फिर बहुत सारा प्रोसेस होगा, लैंड का नाम ट्रांसफर होगा, बहुत सारा प्रोसेस होगा। लेकिन अगर कैश है, मान लो बैंक में कैश है, तो फटाक से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की वजह से भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है एज इंटरेस्ट। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट बोरोवर विल गो बैंकरप्ट और अदरवाइज डिफॉल्ट। जैसे देखो, बैंक से लोन ले लिया, बैंक का भी थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर होता है। क्या होता है, अगर मॉर्गेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मॉर्गेज नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है कि किसी ने लोन लिया विदाउट एनी मॉर्गेज, ठीक है। अब अगर वो फेलियर हो गया, बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, अब कोर्ट में जाके उसे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया, अब उसका गुडविल तो गया, वो बात अलग है, लेकिन बैंक का तो पूरा लॉस है। बैंक ने जो भी पैसा उसे उधार दिया था वो बेकार हो गया, ठीक है। इस तरह के एसेट को बोलते हैं, मतलब बैंकिंग कंपनी जब तुम लोग पढ़ोगे इंटर में, उसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। मतलब जिससे सही सही इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिल रहा है, रीपेमेंट नहीं मिल रहा है, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। उसका भी जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने बोला। तो बैंकरप्ट अगर हो जाए तो उसमें लॉस हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर के वजह से, रिस्क फैक्टर रहता है, रिस्क इज डिटरमाइनेबल फैक्टर इन फिक्सिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, जैसे बैंक ने लोन दिया तो बैंक सोच लेता है मुझे इंटरेस्ट कितना चार्ज करना चाहिए, मैंने तो कुछ मॉर्गेज लिया भी नहीं इनसे, अगर ये फेलियर हो जाते हैं तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इनसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगर ये फेलियर भी हुए तो मेरा लॉस नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो बैंक ने सोचा किसी को 1 लाख उधार दिया, ठीक है। अब नॉर्मली बैंक सोच रहा है कि 1 ईयर में हम इनसे अगर 1,20,000 लेंगे तो मेरे लिए काफी है, ठीक है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन अगर इनको लग रहा है कि काफी रिस्क फैक्टर है, जो पर्सन ने लोन लिया है वो अगर फेलियर हो गया तो मेरा पूरा 1 लाख गया, ठीक है, मेरा पूरा 1 लाख गया। अब 1,20,000 लेने के लिए उसे बैंक को हर मंथ उनसे 10,000 ईएमआई लेना पड़ेगा। देखो 10,000 इंटू 12 करोगे 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बैंक सोच रहा है नहीं, काफी रिस्क है इस पर्सन को लोन देने में। अगर मान लो इसने 10,000 करके 3 ईएमआई भरे 30,000 और फेलियर हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो बैंक का तो गया, बाकी पेमेंट बैंक का तो गया, बैंक का कितना लॉस हो जाएगा, बैंक का फिर लॉस हो जाएगा लगभग, अगर 1 लाख ही रिकवर करना हो तो फिर भी बैंक का लॉस हो जाएगा 70,000 और इंटरेस्ट के साथ। तो बैंक क्या करेगा, बैंक ये ईएमआई का अमाउंट जो है, मान लो इसको बढ़ा दिया, बैंक इस ईएमआई का अमाउंट कर दिया 12,000, ठीक है। अगर 12,000 करके 3 मंथ्स कम से कम 36,000 तो आ जाएगा। तो बैंक क्या करता है, रिस्क फैक्टर कितना है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ठीक है। मतलब किसने लोन लिया है तो किस बेसिस पे लिया है, तुम्हारा अर्निंग क्या है, ठीक है, तुम काम क्या करते हो, कितना सिक्योर काम करते हो, तुम गवर्नमेंट जॉब करते हो, तुम प्राइवेट कंपनी में हो, तुम्हारा क्या डेजिग्नेशन है, तो उस हिसाब से रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व करता है और उस हिसाब से पर्सन टू पर्सन वैरी करके बैंक अपना रेट लगा सकती है, ठीक है। ये बैंक का ये होता है, नेगोशिएबल होता है कुछ कुछ रेट, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर के लिए भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब देखो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट तो इतना देर से हम लोगों ने पढ़ा इंटरेस्ट क्या होता है, फिर भी यहाँ पर बोल रहा है इंटरेस्ट इज प्राइस पेड बाय द बोरोवर फॉर द यूज ऑफ लेंडर्स मनी। तो बोरोवर जो है उसको लेंडर्स के मनी यूज करने के लिए जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। जैसे इफ यू बोरोड और लेंड, बोरोड और लेंड मतलब यहाँ पर दो ही चीज हो सकता है ना, अगर हम लोग किसी से बोरो कर रहे हैं तो हम लोग हो गए बोरोवर, अगर हम लोग किसी को पैसा दे रहे हैं हम लोग हो गए लेंडर। बोरो और लेंड सम और टू, बोरो फ्रॉम होता है, लेंड टू होता है। ए पर्सन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड 1 ईयर 2 ईयर जो भी हो, यू वुड पे और रिसीव मोर मनी देन योर इनिशियल बोरोइंग और लेंडिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने 50, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, अभी इस एग्जांपल में आ जाएंगे कि अगर हम लोगों ने 50,000 किसी से लिया है या किसी को दिया है तो ना तो उससे 50,000 सिर्फ लेंगे ना तो उसको 50,000 देंगे, उसे एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है। दिस एक्सेस मनी पेड और रिसीव्ड इज कॉल्ड इंटरेस्ट। सपोज यू बोरो और लेंड 50,000 for a year and you pay or receive 55,000 after 1 year. The difference between initial borrowing or lending 50,000 and the end payment or receive 55,000, 5,000 is the amount of interest you paid or earned, ठीक है। तो 5,000 जो है वो हो गया amount of interest you paid or earned, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट का मतलब। प्रिंसिपल क्या होता है, जो एक्चुअल अमाउंट होता है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 50,000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल इज इनिशियल वैल्यू ऑफ लेंडिंग और बोरिंग। इफ यू इन्वेस्ट योर मनी इन द वैल्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। अगर हम लोग
क्या बोला है, इन्वेस्ट योर मनी, द वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। अच्छा, अगर हम लोग अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो इनिशियली जितना पैसा लगा रहे दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सपोज यू बोरो और लेन 50,000 फ्रॉम ए पर्सन फॉर 1 ईयर, सेम एग्जांपल है, 50,000 इज द एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल। टेक अनदर एग्जांपल, सपोज यू डिपॉजिट 20,000 इन योर बैंक अकाउंट फॉर 1 ईयर, इन दिस एग्जांपल 20,000 इज प्रिंसिपल। अगर हम लोग 20,000 जो है ये हम लोग अपने बैंक में रख रहे हैं, ठीक है, तो ये 20,000 हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, देखो मतलब इंटरेस्ट का ना एक रेट बता दिया जाता है, ठीक है, कि इतना चार्ज होगा। देखो, द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर ए डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम, कितने दिन के लिए होगा, जितना टर्म के लिए मनी बोरो किया गया है या लेंड किया गया है। For use of principal generally on a yearly basis is known as to be rate of interest। normally interest का rate yearly basis पे बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वार्टरली सेमी एनुअली ये सब नहीं होता है, ये सब भी होता है, लेकिन नॉर्मली ईयरली बेसिस पे होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, और नॉर्मली इसे परसेंटेज में ही डिफाइन किया जाता है। सपोज यू हैव इन्वेस्ट 20,000 इन योर बैंक अकाउंट फॉर 1 ईयर विद द इंटरेस्ट रेट 5% per annum, it means you would earn 5 as interest every 100 of principal amount in a year। 100 ये देखो 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, एंड 5 क्या है, इंटरेस्ट रेट, तो ये इंटरेस्ट हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल। ठीक है, अगर 100 रुपीज हम लोग बैंक में रखेंगे, अगर ये बैंक में रख रहे हैं तो बैंक ही बोला था इसलिए हम बोल रहे हैं, तो हम लोग आफ्टर 1 ईयर हमें कितना मिलेगा, 105 मिलेगा। ठीक है, 105 मिलेगा, ये होता है 5% का मतलब 1 ईयर में। ठीक है, 1 ईयर में, क्योंकि लिखा हुआ है 5% पर एनम, एनम मतलब 1 ईयर। ठीक है, अच्छा, एक्यूमुलेटेड अमाउंट और बैलेंस ये क्या होता है, देखो एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे 100 रखेंगे 1 ईयर बाद 5 मिलेगा, तो 105 जो है ये होता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट और बैलेंस। ठीक है, इट इज द सम ऑफ टोटल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अर्न, तो ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट अर्न। Suppose you deposit 50,000 in bank for 1 year with the interest rate of 5%, you would earn interest 2,500 after 1 year। ठीक है, 50,000 रख रहे हैं और 5% रेट में अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटू कर देने से ही हमें मिल जाएगा 2,500। इसका कंसेप्ट ऐसा होता है कि 5 रुपीज का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग 100 रुपीज रखते हैं, 100 रखने पे 5 मिलेगा, तो 1 रखने पे 5/100 मिलेगा। ठीक है, तो 50,000 रखने पे कितना मिलेगा, 50,000 रखने पे 5/100 इंटू 50,000। ठीक है, दैट इज 50,000 इंटू 5%, इस तरह से फॉर्मूला आया है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर हमें कितना मिलेगा, ये इंटरेस्ट मिल रहा है 2,500 और एक्यूमुलेटेड अमाउंट 50,000 प्लस 2,500 यानी 52,500 हमें मिलेगा। ठीक है, 52,500। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, अमाउंट को बैलेंस भी बोला जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो नाउ वी कैन डिस्कस द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्रूज एज आइदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को एक्रू किया जाता है या तो सिंपल बेसिस पे या तो कंपाउंड बेसिस पे। हम लोग यहाँ पर सिंपल और कंपाउंड दोनों ही पढ़ेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट देख लो। नाउ वी वुड नाउ व्हाट इज द, सॉरी नो, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है, मतलब किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, नीचे तो दिया हुआ है, हम जस्ट एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो अगर 5% पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा और किसी ने 10,000 डिपॉजिट किया है, ठीक है, बैंक में, तो उसे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, इस 10,000 पे 5%, तो 10,000 पे 5% कितना होता है, 500। ठीक है, 500, तो 10,000 प्लस 500, तो फर्स्ट ईयर रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर 10,500। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट जब इंटरेस्ट मिलेगा तब ना फिर से 20,000 पे ही मिलेगा, इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो प्रिंसिपल है बार बार उसी पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो फिर से 10,000 पे 500 ही मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा 10,500। ठीक है, अगर 1 ईयर बाद पैसा जो है हम लोग विथड्रॉल करते 10,500 मिलेगा। ठीक है, और अगर 2 ईयर बाद करेंगे तो ये देखो, तब इस तरह से हमें सोचना चाहिए, ये तो मैंने जस्ट 1 ईयर का बताया। अगर हम लोग 2 ईयर बाद पैसा विथड्रॉल करना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 10,000 फिर इसमें 500 इंटरेस्ट मिलके हो गया 10,500, फिर नेक्स्ट ईयर हमें 500 इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 पे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का
11,000, ठीक है 11,000, फिर 500 मिलेगा 11,500, यानी हर बार जो रेट है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही चार्ज होता जाएगा, इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, एंड एक्यूमुलेटेड अमाउंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट विथ अ सिंपल rate over a period of time. As you already know, the money that you borrow is known as principal and additional money that you pay for using somebody else money is known as interest. ठीक है, तो हमें पता है कि जो पैसा हम लोग बोरो कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, और एडिशनल मनी जो हम लोग उसे पे करेंगे जिससे बोरो किया है वो होता है इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट पेड फॉर कीपिंग 100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट % पर एनम। ठीक है, तो 100 रुपीज के हिसाब से हम लोग रेट निकालते हैं। रेट मतलब परसेंटेज, परसेंटेज मतलब एनी कैलकुलेशन विथ 100। ठीक है, 100 बेसिस पे, बेस 100 होता है। दस इफ मनी इज बोरोड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, देन द इंटरेस्ट पेड फॉर कीपिंग 100 फॉर 1 ईयर 8। ठीक है, अगर 8% पर एनम करके है तो 100 रुपीज पे 8% 8 रुपीज होता है। द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट नोन एज अमाउंट, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, अमाउंट बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोल सकते हैं, बैलेंस बोल सकते हैं। Clearly the interest you pay is proportionate to the money that you borrow। ठीक है, तो जितना बोरो किए हैं उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट करके इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, एंड ऑल्सो टू द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच यू कीप द मनी। ठीक है, और कितने दिन हम लोग रख रहे हैं उसके साथ प्रोपोर्शनेट किया जाता है। जैसे देखो, अगर 50,000 रुपीज पे 5% इंटरेस्ट चार्ज किया गया है 2 ईयर्स के लिए, तो हो गया ना, प्रोपोर्शनेट करके हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब प्रोपोर्शनेट का मतलब 100 रुपीज पे 1 ईयर का 5। ठीक है, तो ये हो गया 5/100 1 रुपीज पे, तो 50,000 पे कितना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 50,000 पे कितना हो जाएगा ये 1 ईयर के लिए, तो 50,000 पे 2 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है, द मोर द मनी एंड द टाइम द मोर द इंटरेस्ट। जितना पैसा ज्यादा होगा, जितना टाइम ज्यादा होगा, इंटरेस्ट भी ज्यादा हो जाएगा। इंटरेस्ट इज ऑल्सो अपोर्शन टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड अपॉन बाय द लेंडिंग एंड बोरिंग मनी। तो इंटरेस्ट जो है ये प्रोपोर्शनेट किया जाता है टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड अपॉन द लेंडिंग एंड बोरिंग। जो भी पैसा बोरो किया गया है या लेंड किया गया है, ठीक है, उस पे प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट का रेट चार्ज होता है। दस इंटरेस्ट वेरीज डायरेक्टली विथ प्रिंसिपल टाइम एंड रेट। तो इंटरेस्ट वेरी क्यों करता है, क्योंकि हो सकता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अलग है, हो सकता है हमारा टाइम अलग है, हो सकता है हमारा रेट अलग है। ठीक है, तो जो रेट चार्ज हो रहा है, जो टाइम टेकन हो रहा है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट बोरो या लेंडिंग जो भी हो रहा है, उस बेसिस पे इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन द प्रिंसिपल फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ बोरिंग। ये मैंने पहले भी सिखाया, प्रिंसिपल पे होगा पूरे बोरोइंग पीरियड जितना भी हो, 5 साल 10 साल, पूरा इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता जाएगा। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस एंड नॉट ऑन द इंटरेस्ट प्रीवियसली अर्नड। ठीक है, प्रीवियसली इंटरेस्ट अर्न होने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पे कभी कैलकुलेट नहीं होता है। जो मेन प्रिंसिपल बैलेंस होता है पहले से ही आउटस्टैंडिंग या फिर इनिशियल अमाउंट, उस पे होगा। इट मीन्स नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लोन। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था। अब इसका फॉर्मूला देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे मैंने बोला 10,000 पे अगर 5% रेट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, और मान लो ये चार्ज हो रहा है 2 ईयर्स के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इससे हमें इंटरेस्ट का पता चल जाएगा ना। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 10,000 क्या है प्रिंसिपल, 5% क्या है रेट, ठीक है, और 2 क्या है टाइम, 2 है टाइम। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, PRT, ये हो गया इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। अगर हमें बोले कि अमाउंट और बैलेंस, अमाउंट और बैलेंस कितना होगा, या फिर एक्यूमुलेटेड अमाउंट, तो ये कितना हो जाएगा एक्यूमुलेटेड अमाउंट। मतलब अगर हम लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट चेक अगर करेंगे जितना भी आएगा, ठीक है, जितना भी आएगा, एक्यूमुलेटेड का मतलब हो जाएगा कि अगर हम लोग ये विड्रॉल कर लेते 2 ईयर्स बाद, तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 2 ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,000 क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर इसको फॉर्मूला में देखें तो प्रिंसिपल P से डिनोट करेंगे, इंटरेस्ट को PRT से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P कॉमन ले लो 1 प्लस RT। ठीक है, 1 प्लस RT। तो ये देखो
अच्छा मैंने आर लिखा है, इन्होंने आई लिखा है, नो इश्यू, तुम लोग आई आर कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आई इक्वल टू पी आई टी, ठीक है। आई मतलब होता है इंटरेस्ट, कैपिटल आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो आई इक्वल टू पी आर टी, आर और आई जो ठीक लगे यूज कर सकते हो। और अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, ये थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि हम लोगों को ऐसे नोटेशन देके भी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, मतलब आई पी ये सब देके। और आई आई अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो अपोजिटली हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे देखो इससे हम लोग कुछ और एक पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है इससे ये ट्रांसफर हो जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर देखो तो और एक चीज भी हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पर P हो गया, पी आर टी का मतलब I हो गया, है ना। तो A इक्वल टू पी प्लस आई, ठीक है, इसको रिवर्सली बोल सकते हैं इस तरह से, I इक्वल टू A माइनस पी, ठीक है। ये सब फॉर्मूला है, लेकिन हम लोगों ने तो समझ लिया ना कैसे होगा, ठीक है। कैसे हो रहा है देखो, सिंपल सा बात है, अगर हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे दिया है और प्रिंसिपल दे दिया है तो हम लोग ये ए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये एक चीज समझ में आता है, बाकी तो इसको इधर मतलब साइड चेंज करके हम लोग कुछ भी आंसर निकाल सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो हमें बोला इंटरेस्ट कितना अर्न कर पाएंगे, तो सिंपल बात है, ठीक है। फॉर्मूला अगर नहीं याद रखना है तो भी फॉर्मूला ऐसे ही करते करते याद हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पूछा है तो आई पूछा है, ठीक है। तो हम लोग को कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 2000 रुपीज 6% सिंपल इंटरेस्ट के लिए 2 years के लिए जो है लिया गया है। तो आई इक्वल टू वैसे भी क्या होता है, आई इक्वल टू होता है पी आई टी या पी आर टी, जो भी लिखो, ठीक है। तो पी हो गया ये वाला प्रिंसिपल, आर हो गया ये वाला, टी ये वाला हो गया, ठीक है। तो 2000 इंटू 6/100 इंटू 2, वैसे भी तुम लोग के पास कैलकुलेटर रहेगा तो तुम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 6 2 12, 12 2 240, ठीक है। ये देखो 240 हो गया आंसर। अच्छा ये हो गया 240। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, सानिया डिपोजिटेड ₹50,000 इन ए बैंक फॉर 2 years विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी अर्न, उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी पी यानी क्या हो गया, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। और आर आर यानी 5.5%, ठीक है। और टी मतलब कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड बोला है 2 years, तो कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। हम यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, देखो। $50,000 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 100 करना। 500। 5500, अच्छा हाँ 5500 आ गया, ठीक है। 5500, ठीक है, 5500 चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 5500। अच्छा फिर यहाँ पर क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि इन एग्जाम्पल टू, ठीक है, एग्जाम्पल टू मतलब कौन सा वाला, ये वाला शायद, हाँ ये वाला अभी जो किया हम लोगों ने, इन एग्जाम्पल टू व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनल वैल्यू इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, तो ये हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 50,000 इन्वेस्ट किया और 2 years बाद इतना मिलेगा ये हमें पता है, तो 50,000 प्लस 5500 इन्वेस्ट करके कितना मिला, अगर आज 50,000 डिपॉजिट करेंगे 2 years बाद 5500 मिलेगा, तो 55,500 ना, ऐसा आ रहा है 5500, हाँ यही आ रहा है 55,500, देखो 55,500 डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। हमें इतना फॉर्मूला लगाने का क्या जरूरत है, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इतना फॉर्मूला लगा बिना लगाए भी तो कर सकते हैं ना, फॉर्मूला से भी कर सकते हो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन हमें तो एमसीक्यू करना है तो हम लोग जितना इजीली कर पाएंगे उतना अच्छा, ठीक है। तो 50,000 था, कंसेप्ट के साथ सोचो, 50,000 था, एक्स्ट्रा इतना मिलेगा 55,500 हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखो दूसरा एक क्वेश्चन, Sachin deposited rupees 1 lakh in his bank for 2 years at a simple interest rate of 6%. How much interest would he earn? तो interest कितना earn होगा, P principal, R rate of interest और years 2, तो ये हो गया कितना हो जाएगा, ये 6 into 2 12, 12 और यहाँ से 2 जीरो हट जाएगा
12,000 होगा आई थिंक, देख लेते हैं। देखो 12,000, हाँ 12,000। हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट? फाइनल वैल्यू कितना होगा? सिंपल है, फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 लाख है, 1 लाख प्लस 12,000, तो 1,12,000। ठीक है, 1 लाख और 12,000 सिंपल ऐड करेंगे, कोई फॉर्मूला में जाने का जरूरत नहीं है। 1,12,000 जब फॉर्मूला का जरूरत होगा कि करना ही पड़ेगा तब देखेंगे, फिलहाल ऐसे ही समझ के करेंगे जो समझ के होगा। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब थोड़ा फॉर्मूला का जरूरत हो सकता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ्स इज 1050, बोरोड अमाउंट बीइंग 1000। ठीक है, तो बोल रहा है, ये थोड़ा सा अलग है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि बोरोड अमाउंट था 1000, बोरोड अमाउंट मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, किसी ने 1000 रुपीज बोरो किया था। ठीक है, पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ्स इज 1050। ठीक है, तो 6 मंथ्स बाद जो अमाउंट बोरो किया गया था उसका वैल्यू आ रहा है 1050, मतलब 6 मंथ्स बाद अगर रीपे होगा तो 1000 के बिहाफ में 1050 देना पड़ेगा। तो ये ए हो गया अमाउंट या बैलेंस या एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जो भी बोलो। ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम। ठीक है, ये टाइम हो गया। हम लोग को पूछ रहा है इंटरेस्ट बताओ, यानी आर या फिर आई, आर या फिर आई। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ए अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब हमेशा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट हमें पता है कितना 1050, प्रिंसिपल हमें पता है कितना 1000, तो आई निकल जाएगा। आई कितना हो जाएगा? यहाँ माइनस करेंगे तो ये 50 हो गया ना, आई निकल के आ गया। आई मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब अगर हम लोग 1000 रुपीज को बोरो किए हैं और कुछ परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पेड करना था, कितना वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 6 मंथ्स बाद अगर रिटर्न करेंगे तो 1050 देना पड़ेगा, 50 इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, पी कितना है? पी है 1000, आर वही तो ढूंढना है, आर हमें नहीं पता, और आर हमेशा होता है R/100, ये याद रखो, परसेंटेज होता है ना इसीलिए। टी हो गया 6 मंथ्स, लेकिन ये इंटरेस्ट हमें पर एनम पे दिया जाता है, सॉरी ये जो फॉर्मूला ये हमारा पर एनम बेसिस पे है। तो आई तो हमें पता है 50, लेकिन हम लोग का जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ्स का मतलब कितना ईयर होता है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये पर एनम के लिए है, तो 6 मंथ्स मतलब ये हाफ ईयर, तो 6/12। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लो, 0000। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 5। तुम लोग के पास कैलकुलेटर रहेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो 50, ये 5 यहाँ से शॉर्टकट करो 10, तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 10, यानी 10%। ये देखो 10% है ना। अब आर का वैल्यू हमेशा परसेंटेज में ही आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शन में मान लो ऐसा है, एक 10 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 10%, तो 10% पे टिक करना है, 10 पे नहीं करना है, क्योंकि आर जो है वो हमेशा परसेंटेज पे ही बताया जाता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो है ये एनम बेसिस पे है, यानी एनुअल बेसिस पे है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rahul invested 70,000 in a bank at a rate of interest 6.5% per annum. Simple interest rate. ठीक है, he received 85,925 after the end of the term. मतलब ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो गया कि जो टर्म पीरियड के लिए 70,000 इन्वेस्ट किया था राहुल ने, उसको मिला इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना पैसा। ठीक है, बोल रहा है फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम इन्वेस्टेड बाय राहुल, टाइम बताओ। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये प्रिंसिपल है, ये ए है, ये क्या है? ये आर है। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है बताओ टी कितना है। ठीक है, तो टी कौन से फॉर्मूले में आता है? आई इक्वल टू होता है पी आर टी। ठीक है, हम लोग आई निकाल लेते हैं, आई हमें पता है, आई मतलब इंटरेस्ट, तो 85,925 मिल गया। डिपॉजिट कितना किया था? इन्वेस्ट 70,000, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला? 15,925 है ना, माइनस करने से, तो 15,925 हमें इंटरेस्ट मिला। हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू लगाए थे 70,000 और इंटरेस्ट रेट था 6.5% पर एनम है, डिवाइडेड बाय 100। टाइम हमें नहीं पता, तो हमें टाइम ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम ये सब हटा देते हैं और यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। देखो कैसे हो जाएगा। यहाँ पर ये 2020 हटा दो। ठीक है, ये कितना है? 700 इंटू 6.5, 700 इंटू 6.5, तो ये हो गया 4550
टी और ये है 15925, तो 15925 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 15925 डिवाइडेड बाई 4550, 3.5 मतलब 3 इयर्स, मतलब 3.5 इयर्स बेसिकली। ये देखो 3.5 इयर्स। क्यों मैंने ऐसे बोला कि 3.5 इयर्स? क्योंकि टी जो है वो तो ईयर पे होता है, जैसे आर जो है वो पर एनम पे होता है, तो वैसे टी जो है वो ईयर बेसिस पे होता है। तो 3.5 इयर्स हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये भी हम लोग मतलब ज्यादा इतना ज्यादा फॉर्मूला नहीं यूज करके कर सकते। देखो ये भी उन्होंने भी वैसा ही फॉर्मूला यूज किया है, कंबाइनली यूज किया है। मैंने पहले आई निकाल लिया, ऐसे रहता है तो बहुत से लोगों को लगता है कि इतना टफ कैलकुलेशन, इसीलिए अगर मैंने जैसे बोला वैसे करोगे तो टफ नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन बैंक फॉर 7.5 years, मतलब ये टाइम हो गया, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, मतलब ये रेट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट, कपिल रिसीव्ड 1,05,000 एट द एंड ऑफ द टर्म, कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ कपिल। ठीक है, तो ये क्या है, अमाउंट है, इतना पैसा मिला। ठीक है, हम लोगों को क्या पूछ रहा है, पी बता दो, पी कितना है। तो पी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आई ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस आई होता है। ठीक है, पी प्लस आई होता है। ए हमें पता है 1,01,500, पी नहीं पता। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इस तरह से, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकली भी, मतलब जब तुम लोग एमसीक्यू करोगे तो इतना सब जरूरत होगा नहीं, हम लोग जो है ऑप्शन से कर पाएंगे। तो आई का मतलब हो गया पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो ये हो गया 1,01,500। यहाँ पर p कॉमन ले लेते, 1 प्लस आर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस p कॉमन ले लिया तो r बाई 100 है, r बाई 100 इंटू टी, r पता है 6%, 6/100, और t का मतलब पता है 7.5। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 6 इंटू 7.5, 6 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100, 0.45 और 1 ऐड होगा 1, तो 1.45, ऐसे करने पे 1.45, 1,01,500, 1.45 इंटू पी, देयरफॉर पी कितना हो जाएगा, दिस वन डिवाइडेड बाई 1.45, तो 1,01,500 डिवाइडेड बाई 1.45, 70,000। ठीक है, 70,000, इसका मतलब 70,000 डिपॉजिट करके 1,01,500 मिल जाएगा आफ्टर 7.5 इयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये रहा आंसर 70,000। ठीक है, अच्छा, a sum of 46,875 was lent out at simple interest, तो किसी को पैसा उधार दिया गया था, एंड एट द एंड ऑफ 1 year 8 months द टोटल अमाउंट वाज 50,000, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो बोल रहा है कि इतना वाज लेंट आउट, मतलब ये प्रिंसिपल है। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें नहीं पता, वही ढूंढना पड़ेगा। 1 year 8 months, ये हो गया टाइम। ठीक है, ये हो गया टाइम। अब बोल रहा है द टोटल अमाउंट वाज 50,000, ये हो गया ए। हम लोग को बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस से ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये लिख लेते हैं कि ए हमें पता है। ठीक है, ए कितना है 50,000, ए 50,000 है और इतना हम लोगों ने दिया था, तो आई पता चल जाएगा इंटरेस्ट कितना होगा। 50,000 हम लोगों ने रिटर्न किया, जिसने बोरो किया तो वो 50,000 रिटर्न किया, लेकिन एक्चुअली बोरो किया था उसने 46,875, लेकिन इंटरेस्ट तो देना पड़ता है ना, बिकॉज ऑफ अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से हम लोगों ने देखा 50,000 माइनस 46,875। ठीक है, तो 3,125 इतना इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है, अब आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है P इंटू आर बाई 100 इंटू टी। ठीक है, तो आई पता है 3,125, पी पता है, पी है 46,875, आर नहीं पता, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। टी हमें इसे ईयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये है 1 year 8 months। ठीक है, 1 year 8 months को हम लोग कैसे लिखेंगे पता है, ऐसे लिखेंगे 1 and 8/12। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 months मतलब 8/12 ईयर्स। देखो जैसे 12 months मतलब 1 year।
ठीक है, 1 मंथ मतलब 1/12 ईयर, देयरफॉर 8 मंथ्स मतलब 8/12 ईयर, इसीलिए ऐसे लिखा जाता है। तो 1 and 8/12 ईयर्स, ठीक है। तो 1 and 8/12 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 1 से 12, 12 और 8 हो गया 20, 20/12 ये हो गया 20/12, ये ईयर में कन्वर्ट हो गया, जो जरूरी था ईयर में कन्वर्ट होना। ये हो गया 5, ठीक है। अब ये 5 से डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 46875, 46875 डिवाइडेड बाई, ये 5 इंटू 12 60 होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 60 कर ले, देखते कितना आता है, 781.25। तो इधर आ गया 3125 इक्वल टू 781.25 इंटू आर, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा, ये डिविजिबल बाई ये 3125 डिवाइड 781.25, तो ये वैल्यू हो गया 4%, ठीक है। ये हो गया आर का वैल्यू 4% लिखना पड़ेगा, फिर से बोल रहे हैं परसेंट नहीं लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 4% चेक करते, 4% हुआ कि नहीं, हाँ 4% आ रहा है, ठीक है। 4% होगा इसका आंसर। अच्छा, एग्जाम्पल 9 देखो, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एज एन इंटरेस्ट इन 3 years 3 months एट 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बोल रहे कि कितना पैसा प्रोड्यूस कर सकता है, इतना प्रोड्यूस मतलब अमाउंट, कितना पैसा हमें मिलेगा। इंटरेस्ट जो है वो है 3 years 3 months के लिए, ठीक है, 3 years 3 months के लिए। अगेन इसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 and 3/12 months, ठीक है, इससे ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेट बता दिया है ये वाला सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। हमें पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी। आई तो हमें नहीं पता, पी पता है, पी सॉरी पी तो हमें नहीं पता, पी तो हमें नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है। आर का मतलब ये वाला 2.5% पर एनम, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100, और ये हो गया 12 3 जा 36, 36 प्लस 3 39/12, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट वो भी हमें नहीं पता, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लेना पड़ेगा। देखो ए इक्वल टू क्या होता है, ए मतलब अमाउंट, फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल बात है। अमाउंट मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल हम लोगों ने डिपॉजिट किया था प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, वो होता है ए। क्योंकि क्वेश्चन में हमें ए पता है 28,600, ठीक है। तो पी और आई का मतलब होता है पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला फॉर्मूला जो है, मतलब ये जो मैंने लिखा, ये अब यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो 28,600 इक्वल टू पी कॉमन ले लो, 1 प्लस ये हो गया आर बाई 100 मतलब 2.5/100 इंटू 39/12, बस इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 39 इंटू 2.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1200, तो ये आ गया जितना भी वैल्यू +1, ठीक है, +1, कैलकुलेटर पे ही पूरा कैलकुलेशन हो जा रहा है। तो 28,600 इक्वल टू पी इंटू 1.08125, ठीक है, 1.08125। तो 28,600 डिवाइडेड बाई 1.08125, तो ये हो गया 26,400, 26,450 आ रहा है। अरे ये तो गलत हो गया, क्या गलत हो गया मेरा, फिर से देखते हैं, शायद कोई कैलकुलेशन गलत हो गया होगा, फिर से एक बार चेक करते हैं, कोई बात नहीं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं फिर से। ए इक्वल टू हो गया पी प्लस आई, ठीक है। ए का वैल्यू है 28,600, ठीक है, पी का वैल्यू नहीं पता, आई मतलब पी इंटू आर, आर हमें पता है क्वेश्चन में 2.5%, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100, और टी का मतलब है ये वाला 3 and 3/12, तो 12 3 36, 36 प्लस 3 39/12, ठीक है। शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। 28,600 इक्वल टू पी प्लस, पी कॉमन नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, वो तो अपना अपना कैलकुलेशन करने का मेथड है। देख लेते हैं कितना होगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 0.025 डिवाइडेड इंटू 39 डिवाइडेड बाई 12,
मेरा तो इतना ही आ रहा है 0.08125, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा +1, तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ रहा है 28,600 इक्वल टू 1.08125p। हो सकता है मैंने यहाँ पर लिखते हुए कुछ गलत कर दिया, 28,600 ठीक लिखा है, डिवाइडेड बाई 1.08125। नहीं आ रहा है। क्या गलत हो गया कैलकुलेशन? 3 years and 3 months, तो 3 months मतलब 3/12। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, 3 और 4 को कैंसिल कर दिया, 4 3 12 और 1 13/4 किया है मैंने। हम भी इसको 13/4 कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है। ये हो गया 13/4, 2.5/100। लेकिन मेरा कैलकुलेशन कहीं तो गलत हो जा रहा है। कहाँ गलत हो जा रहा है? 2.5/100 p इंटू 13/4, 32.5/400, तो 400, 32.5 डिवाइडेड बाई 400। ओ अच्छा अच्छा, मेरा सही हुआ है। यहाँ पर पूछा क्या है कि पी पूछा है। अच्छा हाँ, पी पूछा है, मुझे लगा इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, यहाँ पर 32.5/400, देखते हैं आंसर गलत दिया हुआ है कि नहीं। ये हो जाएगा 0.08125, 0.08125, ये तो मेरा भी आ रहा है। What sum of money will produce 28,600? ओ अच्छा, ये 28,600 मैंने पी मान लिया, गलती हो गया। ये वाला है आई, ठीक है। ये बोल रहा है व्हाट सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब होता है पी, कितना प्रिंसिपल इतना इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये मेरा पढ़ने में गलती हो गया, समझने में। बोल रहा है कि कितना प्रिंसिपल, व्हाट सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल, ठीक है। कितना प्रिंसिपल अमाउंट 28,600 इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगा अगर ये टर्म्स कंडीशन होता है तो, ठीक है। तो गलती हो गया है मेरा यहाँ पर 28,600, ये मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। सही कर लेते इसको, हो जाएगा। ये देखो, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। तो आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, आई का मतलब हमें पता है 28,600, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी ये वाला आ रहा था, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 28,600 डिवाइडेड बाई 1.08125, यानी कि देख लेते इसको फिर से करके, 2.5 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये आता है 0.08125p। तो 28,600 डिवाइडेड बाई 0.08125। हाँ अब सही आया। तो P इक्वल टू हो गया 3,52,000, ठीक है। ये समझने में मेरा गलती हुआ था। ये व्हाट सम ऑफ मनी मीन्स P विल प्रोड्यूस 28,600, यानी कि आई इंटरेस्ट। तो इसीलिए अमाउंट जो है चेंज आ जा रहा था, क्योंकि मैंने इसको प्रिंसिपल मान लिया। तो आई हमें पता है, आई इक्वल टू पी आर टी होता है। पी फाइंड आउट करने बोला है, आर 2.5% और टी जो है इतना आ रहा है। अब इसे 13/4 करके करो या नॉर्मल करो, एक ही बात है। वही हम सोच रहे थे, उसमें तो कोई फर्क नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट मेरा थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। Question number 10. In what time will 85,000 amount to 1,57,675 at 4.5% per annum interest? In what time मतलब t ढूंढने बोला है, ठीक है।
विल 85,000 अमाउंट टू 85,000 प्रिंसिपल हो गया, ये इतना अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने टाइम पे, ठीक है। तो आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो आई कितना है, आई मतलब इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इतना अमाउंट बन जाएगा ये वाला अमाउंट, तो ये दोनों का जो गैप है वही इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा 1,57,675, 1,57,675 माइनस 85,000, ठीक है, माइनस 85,000, तो ये कितना हो गया 72,675, 72,675 इंटरेस्ट। पी का वैल्यू कितना है, पी है 85,000, आर का वैल्यू कितना है 4.5/100, ठीक है, हमें टी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो 0,0,0,0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 850 इंटू 4.5, 850 इंटू 4.5, तो वैल्यू आ गया 3825, ठीक है। तो t इंटू 3825 और ये है 72,675, डिवाइड कर लेते हैं 72,675 डिवाइडेड बाई 3825, 19 ईयर्स, ठीक है, 19 ईयर्स, चेक करो 19 ईयर्स आंसर, ठीक है, तो 19 ईयर्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक्सरसाइज आ गया, फटाफट हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज का जो क्वेश्चन बाकी था वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500 फॉर 3 इयर्स एट 12% पर एनम, कितना होगा बोलो। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फाइंड आउट करने बोला है, आई इक्वल टू होता है पी आर टी, तो 3,500 इंटू 12% इंटू 3 कितना होगा बताओ, आंसर कौन सा वाला होगा 3,500। ऑप्शन बी। अच्छा, देख लेते हैं, ऑप्शन बी, हाँ 1260, ये देखो 1260 कैलकुलेट करके देख लिया हम लोगों ने। अच्छा, नेक्स्ट बोला है कि ये देखो P का वैल्यू दे दिया, R ये दे दिया है, T ये दे दिया है, यूजिंग I इक्वल टू पी आर टी बाई 100 आई विल बी, बोल रहा है कि ये फॉर्मूला यूज करो और बताओ I कितना होगा। तो P कितना है बताओ तुम लोग कितना होगा, हम तब तक यहाँ पर करते हैं 5,000, R कितना है 15, देखो R यहाँ, ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन ए होगा। देखो आर जो है ना, आर यहाँ पर नीचे 100 नहीं दिया है, लेकिन याद रखो कि आर हमेशा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 100 पे ही डिसाइड होता है, तो इसीलिए देखो फॉर्मूला में आर बाई 100 दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग आर बाई 100 लिख लेते हैं, मतलब ये डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4.5, 4.5 मतलब 4.5, 3375 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 3375 ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इफ p इक्वल टू 5,000, t इक्वल टू 1, i इक्वल टू 300, r विल बी, r मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें पता है i इक्वल टू क्या होता है p इंटू आर बाई 100 इंटू t, ठीक है। तो i 300, आंसर बता सकते हो ऑप्शन अगर, सी 6%। ऑप्शन सी 6%, और टी का मतलब 1 हो गया, 0,0,0,0 कैंसिल, ये 0 के साथ ये कैंसिल कर दो, ये 6 हो गया, ठीक है, तो ये 6% हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर बोल रहा है कि P इक्वल टू 4,500, A इक्वल टू 7,500, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस करने से तो पता चल जाएगा, 4,500 कन्वर्ट हो गया है आफ्टर इंटरेस्ट चार्ज के बाद 7,200, दोनों का डिफरेंस माइनस करो, 7,200, 700। हाँ 2,700, ऑप्शन डी, ठीक है, 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है, P इक्वल टू 12,000, A इक्वल टू 16,500, T इक्वल टू 2.5, रेट, रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ परसेंटेज कितना होगा। तो अगर इंटरेस्ट देखो तो इंटरेस्ट कितना हो जाता है, माइनस करो 16,500 माइनस 12,000, तो इंटरेस्ट होता है, मैंने शायद, कौन सा वाला होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अच्छा ये 4,500 होगा, मैंने एक जीरो कम दे दिया था, ठीक है, ऑप्शन
ए होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। तो आई ये हो गया, आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी, तो पी आर मतलब नहीं पता, ठीक है, आर बाई 100, और टी का मतलब है 2.5, 2.5 ईयर मतलब 2.5, या फिर 5/2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आई का मतलब है 4500, ये तो लिख लेते हैं, 4500 इक्वल टू 120, ये इंटू कर लेते हैं ना, 120 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 120, तो ये हो गया 300, 300 इंटू आर, ठीक है, 0000, 15 हो गया। तो आर का वैल्यू हमेशा परसेंटेज में होता है, 15%, ठीक है। अच्छा, 6th नंबर देखो, पी का वैल्यू बता दिया है 10,000, आई का वैल्यू बता दिया है 2,500, आर बता दिया द नंबर ऑफ इयर्स टी विल बी, टी नंबर ऑफ इयर्स जिसको टी से डिनोट करते हैं वो कितना होगा। तो प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, ठीक है, और इंटरेस्ट है 2,500, तो हम लोग को पता है आई इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, तो P है 10,000, आर कितना है 12.5 मतलब 12.5%, और T नहीं पता, ठीक है, T तो ढूंढना है, I है 2500, ठीक है, ये सब कैंसिल कर दो, तो I है 2500 इक्वल टू 1250 इंटू टी, 0 कैंसिल, 250 डिवाइडेड बाई 125, 2 इयर्स है ना, तो 7 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 6 का आंसर हो जाएगा, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, 2 इयर्स, ऑप्शन बी, ये 6th वाला था। अच्छा, नेक्स्ट है 7th, देखो 8,500 एक्यूमुलेटेड अमाउंट इतना है, टी कितना होगा, तो टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर 12.5%, आर इंटू टी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, आई का वैल्यू कितना है 10,200 माइनस 8,500, तो वैल्यू कितना हो गया 1,700, ठीक है, तो 1,700 इक्वल, यहाँ पर कैलकुलेट कर लो 8500, ये एक्चुअली 00 हटा दो, ठीक है, तो 85 इंटू 12.5, 12.5 इंटू 85, तो ये वैल्यू हो गया, ठीक हुआ क्या, देख लेते हैं एक बार फिर से, 85 इंटू 12.5, ठीक है, ये हो गया, हाँ ठीक है, 1062.5, ठीक है, और टी, तो 1700 डिवाइडेड बाई 106.2.5, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1.6, बट देखो 1.6 का कोई आंसर नहीं है हम लोगों के पास, तो 1.6 मतलब 1 से लेके 2 के मिडिल में आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन 2 नहीं होगा। अब 1.6 है मतलब ये तो 1.5 हो गया, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोगों के पास ऑप्शन 2 ही बचता है, या तो 7 का ए या फिर डी, नन ऑफ दिस, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये इसका आंसर जो है दिया हुआ है ए, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर लिया है 1 ईयर 7 मंथ्स लिया है, ठीक है, 1 ईयर 7 मंथ्स लिया है, नन ऑफ दिस नहीं लिया है, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन किया है इन्होंने, ठीक है, ये क्यों 1 ईयर 7 मंथ्स लिया है, इसको हम लोग इस तरह से एक बार देख सकते हैं, देखो 1 ईयर 7 मंथ्स क्यों लिया है, इसका रीजन देखो, 8,500 था, सिंपल इंटरेस्ट में हम ये करके दिखाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, 8,500 था, अब इस पे 12.5% के लिए 1 ईयर 7 मंथ्स, तो पहले 8,500 पे 12.5% 1 ईयर का देख लेते, 12.5%, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, ये देखो इंटरेस्ट हो गया 1062.5, ठीक है, हम लोगों को इंटरेस्ट कितना दिखाया गया है, माइनस करने से पता चलेगा, इंटरेस्ट आ गया था हम लोगों का यहाँ पर 10,200 माइनस 8,500, 10,200 माइनस 8,500, 10,200 माइनस 8,500, 1700, ठीक है, तो ये आ गया 1062.5, तो हम लोग को पता है कि नेक्स्ट भी जब इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो हम लोगों को किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इस तरह से कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, और टाइम जो है वो हम लोगों का आंसर आया था 1.6, ठीक है, 1 ईयर 6 मंथ्स आया था, और यहाँ पर आंसर लिया हुआ है 1 ईयर 7 मंथ्स, हम चेक करके बता देते हैं, देखो 12.5, ठीक है, आर का वैल्यू है 12.5,
डिवाइडेड बाई 100। और अगर हम लोग का 1 ईयर 6/12 लेते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा? 18/12। ठीक है, चेक करो इंटरेस्ट कितना होगा। 8500 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12। तो इसमें आ रहा है 1593.75। ठीक है, अब ऐड करते हैं 1062.5 1593.75 ऐड करो। ये आ जा रहा है 2656 इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा, और अगर 7 मंथ्स का होगा, ये तो इतना कम आ रहा है, ये मेरा इतना ज्यादा कैसे आ गया? 10,200 माइनस 8,500, 1700। हाँ, 1700 आ रहा है। अच्छा, ये इंटरेस्ट इतना ज्यादा आ गया 8,500 का 6 मंथ्स का। अच्छा, मैंने 1 ईयर पूरा दिखा दिया, सॉरी। ये तो मैंने 1 ईयर का तो यहाँ पर इंडिविजुअली कैलकुलेट किया है, तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेते ना। 6 मंथ्स का, 1 ईयर 6 मंथ्स, तो 1.6 को इस तरह से, तो 6 एंड 12, तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 12.5 इंटू 6 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया 512.5। ठीक है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट इतना और 6 मंथ्स का कुछ इतना हो जाएगा 1575, जबकि आंसर दिखा रहा है 700। ठीक है, इसका मतलब जो 1.6 आ रहा है ना, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा है। अब देखो 12.5/100 इंटू 7/12, मतलब 7 मंथ्स का कैलकुलेट करते, 1 ईयर का तो ये रहेगा ही। 8,500 इंटू 12.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये आ गया 619.7, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 620। ठीक है, 620 बोल सकते हैं। तो 1062.5 और 620, 1682.5। ठीक है, 1682.5 आ रहा है, मतलब ये कम से कम 1700 के आसपास तो आ रहा है। मतलब बेसिकली इसका आंसर ना होना चाहिए नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस ही होना चाहिए, बट क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट कुछ कुछ अपना चॉइस रखता है। तो ये 1 ईयर 7 मंथ्स, अगर एग्जैक्ट यही फिगर आएगा ना, अगर एग्जैक्ट यही फिगर आएगा तो तुम लोग को यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1.6 हम लोग का एग्जैक्ट आंसर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी हम दिखा देते हैं। एक बार देखो हम लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट किया। आई इक्वल टू किया हम लोगों ने P इंटू R/100 इंटू टी। ठीक है, एक बार फिर से बताते, रीजन समझ में आ जाएगा। आई हम लोग का हुआ 1700। ठीक है, आई हम लोग का हुआ 1700। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 8,500। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है हम लोग का 8,500 और आर है 12.5% इंटू टी। ठीक है, अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? 8500 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कुछ इतना आ रहा है 1062.5 टी। 1700 डिवाइडेड बाई 1062.5, 1.6 आ जा रहा है, लेकिन मतलब 1.6 ईयर्स। लेकिन अगर हम लोग इसको यहाँ पर चेक करके देखेंगे ना, तो हम लोग का इंटरेस्ट इतना नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट एक्चुअली 1700 आना चाहिए, जो कि हम लोग का 1700 नहीं आ रहा है। इस तरह से भी एक बार करके देख लेते हैं। 12.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.6, तो ये 1700, हाँ 1.6 से तो 1700 आ रहा है, एग्जैक्ट 1700 आ रहा है। फिर इन्होंने, इसका एक पॉइंट है लेकिन इस क्वेश्चन का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इसका 1 ईयर 7 मंथ्स ही होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, 1 ईयर 7 मंथ्स ही लेना पड़ेगा। इस पे एक पॉइंट है, लेकिन मेरा तो 1.6 से आ रहा है, लेकिन 8,500 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.7, 18,6, 1 ईयर 7 मंथ्स।
इंडिविजुअली करने से लेकिन नहीं आ रहा है। 1 ईयर का अलग अगर करें और 6 मंथ्स का अलग, और 1 ईयर का अलग और 7 मंथ्स का अलग करेंगे तो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला ना हम बता देंगे। इसमें ना एक पॉइंट है, ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्यों ये वाला होगा, ये ऑप्शन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, हम ये एक बार बता देंगे, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, इस पे एक पॉइंट है, ध्यान नहीं आ रहा है, जिस वजह से हमें यही वाला लेना पड़ेगा, बता देंगे हम। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट दिन जब करेंगे हम लोग, तब ये वाला 7th वाला हम बता देंगे। फिलहाल इसको क्रॉस ही करके रखो, इसका आंसर लेकिन यही वाला हमें देना पड़ेगा, ये नहीं देंगे। ठीक है, क्यों नहीं देंगे वो बता देंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, 8th नंबर देखो, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम। तो कितना हमें सम चाहिए, मतलब पी, ताकि हमें मंथली इंटरेस्ट 1200 मिल जाएगा एट 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। ये मंथली इंटरेस्ट है, ठीक है, मंथली इतना इंटरेस्ट बोल रहा है, और जो रेट है वो पर एनम बोला है। तब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे हो रहा है, 8th नंबर वाला। यहाँ पर देखो अलग अलग जो है पैरामीटर्स जो है अलग अलग दिए हुए हैं। देखो पैरामीटर्स क्या क्या दिया हुआ है, 1200 मंथली इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट है 1200 मंथली, तो ईयरली कितना हो जाएगा, 14,400, ये हो गया ईयरली इंटरेस्ट। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है R/100 जो है वो है 18% पर एनम। ठीक है, 18% पर एनम, कितना पैसा चाहिए ताकि हम लोग मंथली इतना इंटरेस्ट अर्न कर सके। तो P पूछा है, P इक्वल टू कितना होगा, तो मंथली इंटरेस्ट पूछा है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू R/100 इंटू T हो जाएगा। अब T हमें जो है मंथली पूछा है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट हमें पता है कितना है 1200। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बोला है कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमें चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो इंटरेस्ट को हम यहाँ पर ईयरली कर लेते हैं, ईयरली कर लेते हैं। तो 14,400 हो गया, पी नहीं पता, आर है 18/100। ठीक है, और टी 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर, क्योंकि मैंने ये सारा 1 ईयर में कन्वर्ट कर दिया है, तो 18/100 कितना हो जाएगा, 0.18। ठीक है, तो 14,400 इक्वल टू 0.18 इंटू पी, देयर फोर पी इक्वल टू 14,400 डिवाइडेड बाई 0.18, 80,000। ठीक है, 80,000 हो गया, 8th नंबर वाला 80,000, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 8th का ऑप्शन सी हो गया। 9th नंबर, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6,200 इन 2 years एंड 7,400 इन 3 years, द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। बोल रहा है कि कुछ सम ऑफ मनी है जो 2 years बाद इतना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कितना सम ऑफ मनी है वो नहीं पता, लेकिन आफ्टर 2 years वो सम ऑफ मनी बन जाएगा 6,200। ठीक है, आफ्टर 2 years, 1 ईयर 2 ईयर, 6,200 एंड 7,400 इन 3 years, और उतना ही पैसा आफ्टर 3 years बन जाएगा 7,400। ठीक है, 3 years, द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो पी, ये जो पी है ये भी वही पी है, तो पी कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, और आर कितना होगा ये भी पूछा गया है। ठीक है, टाइम एक जगह पे है 2, टाइम एक जगह पे है 3 years। ठीक है, और ये क्या है, अमाउंट्स है। ठीक है, ये अमाउंट्स है। अब हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए, हम लोग ऑप्शन से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 3,800 पे ये परसेंटेज लगा के देखो क्या 2 years में इतना होगा, तो देखो 3,800 इंटू 31.58% इंटू 2। ठीक है, 2 years में इंटरेस्ट हो गया 2,400 प्लस ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 3,800, क्या ये 6,200 होगा, हाँ हो तो रहा है, लेकिन पीछे कुछ पॉइंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये शायद अप्रोक्सीमेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी वजह से तो 6,200 आ रहा है। इस ये भी अप्लाई करके देख लेते हैं, इस पे भी तो अप्लाई करो फिर से, 3,800 इंटू 31.58 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज हो गया, इनटू
3 इयर्स, ठीक है, इंटू 3 इयर्स, 3 इयर्स करो 3600, 3600 प्लस 3800 प्लस 3800 आना चाहिए 7400 आ रहा है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, इसी वजह से ना यहाँ पर 0.12 ये सब आ जा रहा है। तो प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। बाकी पे इस तरह से चेक करके देख सकते हो, बाकी पे नहीं आएगा। जैसे हम एक चेक करवा देते हैं 3000 वाला इंटू 20%, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 ईयर्स का इंटरेस्ट 1200 प्लस 3000, तो अमाउंट हो जा रहा है 4200, जबकि 6200 होना चाहिए। तो ये बी पॉइंट गया। सी पॉइंट भी देखो 3500 इंटू 15% इंटू 2 पहले वाला, ठीक है, तो 1050 प्लस 3500, तो ये 6200 तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोग का आंसर ये वाला होगा, ठीक है। नन ऑफ दिस मत करो, यही वाला होगा। ये हम लोग ऑप्शन से ले रहे हैं ना, इसलिए अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमारा एग्जैक्टली यही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व करके भी कर सकते हो। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा, हम एक दिखा दे रहे हैं, पी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, है ना। पी ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है पी प्लस आई, तो पी इंटू आई मतलब पी इंटू आर इंटू टी। तो ए कितना हो गया, ए हो गया 6200 पहले वाले केस में। पी नहीं पता, फिर पी नहीं पता, आर, आर भी नहीं पता, टी का वैल्यू, टी का वैल्यू है 2, तो ये हो गया 6200 इंटू पी कॉमन ले लो 1 प्लस 2 आर, ये हो गया। इस तरह से यहाँ भी एक इक्वेशन सिमिलर वे से बन जाएगा, 7400 इक्वल टू पी कॉमन ले लेंगे, इसमें भी प्रिंसिपल नहीं पता, तो 1 बचेगा प्लस आर, आर का वैल्यू यहाँ भी नहीं पता, 3 इयर्स है 3 आर, ठीक है। इस तरह से कहीं भी किसी भी एक जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी का मतलब ये लेंदी प्रोसेस है, बट हम बता रहे हैं कि पहला आंसर ही क्यों करेक्ट है, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से करो, पी नहीं और भी शॉर्टकट कर देते हैं, 6200 इक्वल टू पी प्लस 2 PR, ठीक है, पी प्लस 2 PR। नाउ पी इक्वल टू हो गया 6200 माइनस 2 PR, ठीक है। तो 7400 इक्वल टू पी प्लस 3 PR, ठीक है। तो 7400, पी का मतलब होता है 6200 माइनस 2 PR प्लस 3 PR, ठीक है। तो ये यहाँ माइनस कर दो 7400, ऐसे करने का जरूरत नहीं है, हम जस्ट तुम लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि आंसर वही वाला होगा। ये यहाँ पर हो गया PR, ये वैल्यू हो गया PR का, पी का मतलब ये वाला अमाउंट है, ठीक है। अब PR का वैल्यू 1200 है, यहाँ 1200 पुट करो, पी पता चल जाएगा, तो पी हो गया 6200 माइनस 2 इंटू 1200, तो 6200 माइनस 2400, तो ये आ गया 3800, देखा, पी एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, लेकिन टाइम लगा, पी एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 3800, ठीक है। अब अगर पी निकल गया तो आर भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पी पुट कर दो, आर कैलकुलेट हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 3800, 1200 डिवाइडेड बाई 3800, देखो अप्रोक्सीमेशन आया, आ गया अप्रोक्सीमेशन 31। अब इंटू 100 करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, जो हमारा ऑप्शन है, ये देखो 31.5894, इसलिए 58 दे रखा है, ठीक है, इसीलिए 58 दे रखा है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स, कुछ अमाउंट है जो डबल हो जाता है 10 इयर्स में, द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड बी ट्रिपल इटसेल्फ, कितने दिन बाद ये अमाउंट ट्रिपल हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा 10th वाला, 20 years. करेक्ट 20 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ पैसा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, एक बार सॉल्व करके भी देख सकते हो, कुछ एक अमाउंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर एग्जांपल देखो ऐसे ये डबल हो जा रहा है, डबल यानी 2x हो जाएगा, जो अमाउंट x है वो डबल हो जाएगा यानी 2x हो जाएगा, कितने दिन में, 10 ईयर में, ठीक है, 10 ईयर में डबल हो जाएगा, तो कितने दिन में वो ट्रिपल यानी 3x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये p, ये क्या हो गया, ये a हो गया, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस आई, ऐसे भी बोल सकते हो। तो a कितना है, a है 2x, p कितना है, x है, आई मतलब p इंटू आर इंटू टी, टी यानी 10 इयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर x कॉमन ले लो, 1 प्लस आर बाई 10, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 10, ठीक है। तो ये 1 इधर माइनस कर दो, 2 माइनस 1 इक्वल टू आर बाई 10, तो 1 इक्वल टू आर बाई 10, तो आर इक्वल टू 10%, आर कैलकुलेट हो गया। जैसे ही आर मिल गया हम लोग यहाँ पर ट्रिपल वाला कैलकुलेट कर सकते कितने टाइम बाद हो जाएगा, तो आई ये देखो
ट्रिपल होना चाहिए, मतलब ये जो है वो ऐसे हो जाएगा। सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पर 3x, ठीक है, ये x हो गया, ये x इंटू r बाई 100, 10%, 10/100, t नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा। 3x इक्वल टू x कॉमन ले लो, तो ये कितना हो गया 1 प्लस t बाई, ये x कैंसिल, ठीक है, ये 3 हो गया। यहाँ पर 3 इक्वल टू 1 प्लस t/10, तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2, तो t इक्वल टू 20। इस तरह से होगा अगर सॉल्व करोगे तो, ठीक है। बाकी ये 20 ईयर्स आंसर हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आज अर्न नहीं कर रहे, यहाँ तक ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये वाला हम बताएंगे क्यों 1 ईयर 7 मंथ्स ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट बाकी रह गया। अच्छा, नाउ यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का जो पॉइंट बाकी था वो हम बता देते, ठीक है। तो हम जस्ट एक काम करेंगे, एक बार थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे ताकि ये टॉपिक अलग ही रहे।